नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी कहानी है, वो पुनर्जन्म की एक ऐसी घटना पर है जिसको वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। वैसे तो आप सभी ने पुनर्जन्म को लेकर काफ़ी किस्से और कहानियाँ सुने और देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको पुनर्जन्म की एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आपको डर भी लग सकता है। हालांकि इस घटना को खुद अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म एक्सपर्ट टीम ने भारत आकर खुद इस घटना पर रिसर्च करते हुए इसे पुनर्जन्म की सच्ची कहानी का खिताब दिया था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि ये पुनर्जन्म की जो घटना है वो 5 दशक पुरानी है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है सफ़ीपुरा। जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उस दौर में ना तो घरों में बिजली हुआ करती थी और ना ही किसी तरह की कोई सुख सुविधाएं जो वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1968 की। तो क्या होता है कि इटावा के इस गांव के एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। घर वाले लड़की का नाम सुमित्रा रखते हैं। उस दौर में क्या होता था कि गांव में रहने वाले लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए शहर जाकर नौकरी किया करते थे। ऐसे ही सुमित्रा के पिता भी घर चलाने के लिए शहर से बाहर जाकर नौकरी करते थे। तो अब घर में केवल सुमित्रा और उसकी माँ ही अकेली रहती थी। जब सुमित्रा छोटी थी तो एक दिन क्या होता है कि अचानक से सुमित्रा की माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत के बाद सुमित्रा के पिता सुमित्रा को अपने एक रिश्तेदार के घर में रहने के लिए छोड़ देते हैं और ये सिलसिला काफ़ी समय तक ऐसे ही चलता रहता है। तो अब क्या होता है कि क्योंकि सुमित्रा के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो सुमित्रा भी कभी स्कूल नहीं जा पाती है और अकेले होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहती है। ये सब जब उसके पिता देखते हैं तो वो सोचते हैं कि सुमित्रा की शादी करा दी जाए। उस समय शादियां भी जल्दी हो जाया करती थी। तो क्या होता है कि मात्र 13 साल की उम्र में ही सुमित्रा की शादी जगदीश सिंह नाम के एक आदमी के साथ करा दी जाती है। लेकिन अब जगदीश भी नौकरी करने के लिए शहर जाया करता था। तो सुमित्रा अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ ही रहने लगती है। लेकिन फिर भी उसको अकेलापन महसूस होता था। तो ऐसे ही दिन कटते हैं और साल आ जाता है 1984 का। सुमित्रा एक बेटे को जन्म देती है और बेटे को जन्म देने के बाद अब उसका अकेलापन भी काफ़ी हद तक कम होने लगता है। वो अपने बेटे को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। जब वो पानी भरने या फिर घर से किसी काम से बाहर भी जाती है तो अपने बेटे को अपने साथ ज़रूर लेकर जाती है। एक दिन क्या होता है कि जब सुमित्रा अपने बेटे को साथ लेकर पानी भरने के लिए घर से बाहर जा रही थी, तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वहाँ मौजूद लोग भी डर जाते हैं। दरअसल अचानक सुमित्रा के दोनों हाथ आसमान की तरफ मुड़ जाते हैं और आंखों की पुतलियां चारों ओर घूमने लगती हैं और वो जोर जोर से अपने दांत किटकिटाने लगती है। ये सब देखने के बाद सुमित्रा का बेटा भी रोने लगता है और आसपास के लोग भी सुमित्रा को देखने के बाद डर जाते हैं। लेकिन अचानक कुछ ही मिनट बाद सुमित्रा को होश आ जाता है। जब होश आने के बाद जब आसपास के लोग सुमित्रा से पूछते हैं कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था, तो सुमित्रा कुछ भी नहीं बता पाती। वो कहती है कि उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं है, उसके साथ क्या हुआ था। अब क्या होता है कि ये अटैक उसे बार-बार परेशान करने लगता है और अब गाँव वालों के साथ-साथ इसकी खबर उसके सास-ससुर और पति को भी लग जाती है। सुमित्रा के पति जगदीश को जैसे ही इसकी खबर लगती है कि सुमित्रा को इस तरह के अटैक आ रहे हैं, तो वो आनन-फानन में शहर से दौड़ा-दौड़ा अपने गाँव पहुँच जाता है। उस दौर में क्या होता था कि गाँव में डॉक्टर्स कम ही देखने को मिलते थे और जो डॉक्टर छोटे-मोटे इलाज करते थे, उनको वैद्य जी बोला जाता था। तो सुमित्रा के घरवाले सुमित्रा को वैद्य जी के पास भी लेकर जाते हैं, झाड़-फूँक भी कराया जाता है, लेकिन सुमित्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालाँकि अब सुमित्रा भी अपने इस अटैक के बारे में जान चुकी है। तो वो क्या करती है कि अब वो अपने बच्चे से भी दूरी बनाने लगती है कि इस बीमारी की वजह से कहीं उसे कुछ ना हो जाए। अब सुमित्रा का पति जगदीश भी शहर छोड़कर घर पर ही रहने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक 16 जुलाई 1985 की दोपहर एक बार फिर से सुमित्रा को ये अटैक आ जाता है और इस बार सुमित्रा चिल्ला-चिल्ला कर पूरे गाँव वालों से कहती है कि 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद सभी लोग सन्न रह जाते हैं और अब सुमित्रा के सास ससुर और पति को भी डर लगने लगता है। लेकिन जब सुमित्रा को होश आता है तो हमेशा की तरह उसे कुछ याद नहीं होता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था।
अब जब जगदीश सुमित्रा को इस बारे में बताता है कि इस बार उसे जब ये अटैक आया था तो उसने क्या कुछ बोला था, तो एक बार के लिए सुमित्रा भी डर जाती है। खैर, अब 3 दिन बीत जाते हैं और 19 जुलाई 1985 का वो दिन आ जाता है जब सुमित्रा ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। लेकिन सुमित्रा की ये जो भविष्यवाणी है, ये सच ना हो, इसके लिए सुमित्रा सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी सावधानी बरतती है। वो इस बात का ख्याल रखती है कि वो दिन भर में कोई भी ऐसा काम ना करे कि जिससे कोई भी दुर्घटना हो जाए। वो दिन भर अपने घर के अंदर ही बैठी रहती है। ऐसे करके दिन बीत जाता है, लेकिन शाम को जब वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है, तो वहाँ से गुज़र रही एक महिला सुमित्रा का हाल-चाल लेने के लिए वहाँ रुक जाती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो महिला जो सुमित्रा से बात कर रही होती है और उसके घर के आसपास से जो लोग गुजर रहे होते हैं, वो सभी घबरा जाते हैं। बात करते करते अचानक सुमित्रा को फिर से वो अटैक आ जाता है और वो हमेशा की तरह आसमान की ओर देखने लगती है और उसके हाथ पैर अकड़ने लगते हैं। और ये सब देखकर जो महिला सुमित्रा से बात कर रही होती है, वो चिल्लाने लगती है। आसपास के सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और इस बार सुमित्रा को काफ़ी टाइम हो जाता है कि सुमित्रा को होश नहीं आता। सुमित्रा को काफ़ी हिलाया-डुलाया जाता है, उसे होश में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सुमित्रा को कोई भी असर नहीं होता। जिसके बाद अब वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी सुमित्रा को होश में लाने के लिए काफ़ी मशक्कत करते हैं, लेकिन जिसके बाद क्या होता है कि सुमित्रा को अब वैद्य जी ज़मीन पर जो है वो लिटा देते हैं। अवैध जी सुमित्रा का परीक्षण करने के बाद सुमित्रा को मृत घोषित कर देते हैं। उसकी मौत की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और सुमित्रा की भविष्यवाणी सच साबित होती है। अब क्या होता है कि उधर सुमित्रा की मौत के बाद जब उसके अंतिम संस्कार की जब तैयारियां हो रही होती हैं कि तभी कुछ लोग सुमित्रा के शरीर में कुछ हरकत देखते हैं और एक बार फिर से वैद्य जी को बुलाया जाता है। अब वैद्य जी फिर से सुमित्रा का परीक्षण करते हैं और कुछ देर के बाद वैद्य जी कहते हैं कि मातम करना बंद कर दीजिए, सुमित्रा अभी जिंदा है। और कुछ देर में सुमित्रा को होश भी आ जाता है। अब क्या होता है कि जब सुमित्रा होश में आती है तो सभी को वो पहचानने से इनकार कर देती है। यही नहीं, वो अपने पति जगदीश को भी खुद से दूर रहने के लिए बोल देती है और अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे अपने 5 महीने के बेटे को जो है वो पहचान नहीं पाती है, उसको भी पहचानने से मना कर देती है। सबको लगता है कि सुमित्रा की याददाश्त चली गई है। इस बीच सुमित्रा के व्यवहार में भी कुछ बदलाव दिखने लगते हैं जो घर वालों को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगते हैं। क्या होता है कि सुमित्रा हर दिन एक खत लिखने लगती है और वो खत अपने पति जगदीश को देकर उसे पोस्ट करने को बोलती है। लेकिन सभी इस बात से हैरान थे कि जब सुमित्रा कभी स्कूल ही नहीं गई, फिर वो खत कैसे लिख सकती है और हर रोज़ वो किसे खत लिखती है। लेकिन फिलहाल ये सिलसिला 3 महीनों तक ऐसे ही चलता रहता है और 30 अक्टूबर को उस गांव में एक आदमी आता है और वो गांव के लोगों से सुमित्रा को लेकर पूछताछ करने लगता है। जब गांव के लोगों ने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आप सुमित्रा को कैसे जानते हैं, उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, तो वो आदमी बताता है कि सुमित्रा उसे 3 महीने से खत लिख रही है। ये सब सुनने के बाद सुमित्रा का पति भी वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि आप कौन हैं। तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम रामसिया त्रिपाठी है। वो इटावा ज़िले के दिव्यापुर गांव का रहने वाला है और पेशे से वो एक लेक्चरार है। ये सब जब सुमित्रा को पता लगता है तो सुमित्रा भी वहाँ दौड़ी चली आती है और वो उस आदमी को पिताजी कहकर बुलाने लगती है और वो उस आदमी से कहती है कि पिताजी, मैं सुमित्रा नहीं बल्कि आपकी बेटी शिवा त्रिपाठी हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि इस बात को लेकर रामसिया काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि खत में भी सुमित्रा ने रामसिया को यही कहकर वहाँ आने को मजबूर किया था। तो अब रामसिया सबूत के तौर पर सुमित्रा को उनकी बेटी की शादी की एल्बम दिखाते हैं, जिसके बाद सुमित्रा से खुद को शिवा बताने वाली वो महिला फोटो में दिख रहे एक के बाद एक सभी लोगों को पहचान लेती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि 24 अक्टूबर 1962 को उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 18 साल की उम्र में उसकी शादी छेदीलाल नाम के एक आदमी के साथ हुई थी। साथ ही वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर अपने पिता की तरह ही लेक्चरार थी। वो बताती है कि मेरे 2 बेटे हैं। अपने ससुराल में मैं सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, शायद इसलिए मुझसे मेरी ननद नाराज़ थी और उसने मेरे सर पर जानलेवा हमला करते हुए मुझे मार दिया था।
अब ये सब सुनने के बाद राम सिया रोने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। आप सबको साफ होने लगा था कि क्योंकि सुमित्रा की मौत और शिवा की जो हत्या है उसमें केवल 24 घंटों का ही फर्क था। शायद इसलिए सुमित्रा ने 3 दिन पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। फिलहाल सुमित्रा या शिवा अपने पिता के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है और वहाँ वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगती है। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि जगदीश उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता था, जिसके चलते शिवा अपने बच्चों के साथ वहाँ पर वापस लौट जाती है उसी गांव में, और सुमित्रा के एक बेटे और खुद के 2 बच्चों के साथ अपने पति जगदीश के साथ वो गांव में ही रहने लगती है। अब क्या होता है कि ये जो कहानी है वो पूरे इटावा शहर में आग की तरह फैल जाती है और मीडिया को भी इसकी पूरी जानकारी आ जाती है, मतलब लग जाती है, और मीडिया पूरी दिलचस्पी दिखाने लगती है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। जिसके बाद भारत में जो पुनर्जन्म टीम है जो इसको लेकर के रिसर्च कर रही होती है, वो टीम भी सुमित्रा के घर और गांव में पहुंच जाती है। मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने के चलते अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की पुनर्जन्म एक्सपर्ट टीम भी इस गांव में पहुंच जाती है और बारीकी से सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगती है। अब क्या होता है कि जांच में ये साबित हो जाता है कि सुमित्रा की जो मौत है उसके बाद ही शिवा का पुनर्जन्म जो है वो हुआ था। उसी समय ये दुनिया का पहला और अनोखा पुनर्जन्म का केस बन जाता है। साल 1998 में शिवा की लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। साथ ही लगभग 2 साल बाद जगदीश की भी मौत हो जाती है। लेकिन आज भी उनके जो परिवार वाले हैं वो जीवित हैं और गांव में सुमित्रा और शिवा के किस्से आज भी जिंदा हैं, जिसे वहाँ के लोग अक्सर बच्चों और लोगों को सुनाया करते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्राइम कवरेज। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आप अगले किस टॉपिक पर हमारा क्राइम कवरेज सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के क्राइम कवरेज को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते नई क्राइम कवरेज के साथ। जय हिंद।